हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके डिमांड पर एकदम ब्रांड न्यू मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। कहानी केविन और चंपू के पूर्वजों की है। कैसे 1900 में उन दोनों ने एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की थी। मूवी काफी बड़ी है मगर एक्सप्लेनेशन मजेदार है। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर ए स्टार और अबरार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी 1900 की है। तब चाइना में क्वीन का शासन चल रहा था, जिसे चला रही थी वहां की रानी डुआंग। राज्य के कुछ करप्ट मंत्री 7th सेंचुरी में बने गौतम बुद्ध के एक पुतले का सर, जो प्योर गोल्ड का बना हुआ है, वो अंग्रेजों को बेच देते हैं। अंग्रेज बेरहमी से टेम्पल को तोड़ के बुद्ध के उस पुतले को अपने साथ ले जाते हैं। तो रानी अपने खास आदमी यांगड़ू पे अमेरिका जाके उस सर को चाइना ले आने का काम सौंपती है। अब कहानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर मुड़ती है। रात के वक्त एक रेड इंडियन अपनी चमड़ों से भरी गाड़ी को लेके एक सुनसान गली में आता है, तो उसे एक आदमी किसी लड़की की लाश फेंकते हुए नजर आता है। अब वो किलर इस रेड इंडियन को भी मार देता है। उस वक्त अमेरिका में अमेरिकन्स और चाइनीज लोगों के बीच काफी तनाव चल रहा था और आगे जाके ये कत्ल उस तनाव में चिंगारी का काम करने वाला है। अब हमारे सामने आता है केविन, जो शेरलॉक होम्स का चेला है। वो अपने जीनियस दिमाग से एक मर्डर केस सॉल्व करता है, जिसमें एक आदमी का मर्डर हुआ है और कातिल गुमनाम है। केविन बताता है कि मर्डर हुए आदमी के ड्रिंक्स में जो बर्फ डाला गया है, उस बर्फ में एक पॉइजन मिलाया गया था, जो इंसान की सांसें रोक देता है। केविन कहता है जिस किसी ने उसे विस्की का ग्लास बना के दिया है वही कातिल है। तो घर के कुक को पकड़ा जाता है। केविन की अक्लमंदी को देख के शेरलॉक उसे सैन फ्रांसिस्को जाके यांगड़ू की मदद करने बोलता है। तो केविन सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। गलती से कुछ लोग केविन को शेरलॉक समझ के अपने बॉस के पास ले जाने लगते हैं। रास्ते में अमेरिकन लोगों का चाइनीज लोगों के खिलाफ चल रहा आंदोलन दिखाई देता है। रास्ते में ये लोग केविन को केस के बारे में बताते हैं। 3 दिन पहले चाइना टाउन की एक गली में एक अमेरिकन लड़की और रेड इंडियन की लाश मिली। लड़की का नाम एलिस था, तो आदमी का नाम तनाका था। एलिस का पेट चीर के उसमें से सभी ऑर्गन्स निकाले गए थे, तो तनाका का गला चीर दिया गया था। अगले दिन न्यूज़पेपर के ऑफिस में उस जैक रिपर के नाम से लेटर आया कि वो उन ऑर्गन्स को खा गया। और सारी दुनिया यही समझती है कि चाइनीज ही वो लोग हैं जो कुछ भी खा सकते हैं। ऊपर से इस एलिस के पिता ग्रांट रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर है, जो अगले महीने होने वाले मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जो व्हाइट कम्युनिटी को चाइनीज लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं। जिस क्लाइंट ने केस सॉल्व करने के लिए केविन को बुलाया है, वो चाइना टाउन इलाके का बड़ा गैंगस्टर है, जिसका नाम लुइस है। उसके लड़के जेनोंग पे मर्डर्स का इल्जाम रखा गया है। लुइस का नाम सुन के केविन हैरान होता है, क्योंकि चाइना में लुइस की इमेज एक हीरो की है। तो केविन लुइस के आलीशान विला पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से मिलके खुश होते हैं। केविन तो लुइस को अपना गॉडफादर बना देता है। लुइस सब धर्मों को मानता है। लुइस 20 साल पहले इस शहर में एक वर्कर बन के आया था। आज उसके पास कई रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और प्रॉपर्टी है। अपनी मेहनत से उसने एम्पायर खड़ा किया है। लुइस बताता है कि कैसे उसका बेटा जेनोंग इस केस में फंस गया। 3 दिन पहले ओपेरा थिएटर में लुंगफू का मैजिक शो चल रहा था। शो के बीच अचानक जेनोंग उठ के बाहर चला गया। वो किसी बात को लेके परेशान था। थिएटर के पिछले दरवाजे से वो गली में आया। उसी जगह एलिस और तनाका की लाश पाई गई थी। सुबह पोर्ट पे उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, मगर पुलिस स्टेशन में उसने मुंह तक नहीं खोला। जेनोंग ने मेडिकल की पढ़ाई की है और पुलिस को शक है कि मर्डर किसी ऐसे आदमी का काम है जो ऑपरेशन करना जानता है। ऊपर से जेनोंग का एलिस के साथ मेलजूल था। लुइस चाहता है कि केविन ये केस सॉल्व करे। केविन लुइस से कहता है मैं तो यांगड़ू की मदद करने आया हूँ, मगर लुइस उसकी एक नहीं सुनता। वो केविन से कहता है केस तो तुम ही सॉल्व करोगे, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। एलिस का पिता ग्रांट, जो सेनेटर है, वो जेनोंग को फांसी चढ़ाने पे उतावला हुआ है। 4 दिन में पार्लियामेंट हॉल में चाइनीज लोगों के खिलाफ बिल पास किया जाएगा। उन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा और जेनोंग को फांसी दी जाएगी। तो किसी भी हालत में केविन को 4 दिन में एक केस सॉल्व करना होगा। यहाँ यांगड़ू अपने आदमियों के साथ सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। उसे अंग्रेजी नहीं आती, तो कस्टम वाले उसे गलत समझ के उसके कपड़े उतार के उसकी तलाशी लेते हैं। इस इंसल्ट से यांगड़ू बहुत दुखी होता है। अब हमारे सामने आती है अमेरिका के दूर दराज इलाके में बसी रेड इंडियन की बस्ती। चाइना टाउन में जिस तनाका का मर्डर हुआ, वो इन रेड इंडियन कबीले का मुखिया था। उसी के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है कि तभी वहां पे अपना चंपू आता है, जिसका असली नाम टैंगो है, जो इस तनाका का मुंह बोला बेटा है। तनाका की मौत से चंपू काफी भावुक हुआ है। चंपू तनाका के मौत का बदला लेने की ठान लेता है। वो जादू टोना करने वाली औरत पीला से मिलता है और उससे तनाका के कातिल का नाम पूछता है। पीला बताती है कि कातिल सैन फ्रांसिस्को शहर में रहता है। वहां जाने पर चंपू
पहली बार जिस आदमी से टकराएगा वो उसे उस कातिल तक ले जाएगा। इस कार्य में कबीले की देवी कचिना उसकी मदद करेगी। यहाँ लुइस की फैक्ट्री के सामने अमेरिकन आंदोलन कर रहे हैं, जिनको लीड कर रहा है ग्रैंड का चमचा टोनी। वो लोगों को भड़काने में लगा है कि एक चाइनीज ने उनकी मासूम बेटी का मर्डर किया है, उसका पेट चीर के उसके ऑर्गन्स निकाले। ऐसे जंगली चाइनीज को यहाँ से भगाना होगा। ग्रैंड लोगों की सिंपैथी क्रिएट करते हुए कहता है कि उसकी मासूम बेटी को इन जानवरों ने कत्ल किया। आज जो उसके घर में हुआ है वो पूरे देश में होगा। तो अब बेकाबू लोग फैक्ट्री पे हमला करते हैं। तभी वहाँ पे लुइस आता है। उसके और ग्रैंड के बीच बहस होती है। ग्रैंड लुइस से कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का मर्डर किया है। लुइस कहता है असली किलर बाहर घूम रहा है और तुम लोग यहाँ दंगा फसाद कर रहे हो। तभी डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर थॉमस आके दोनों में सुलह करता है। वो ग्रैंड से कहता है ये दंगा फसाद छोड़ो और अपने इलेक्शन कैंपेन की तैयारी करो। लुइस थॉमस को अपने प्रॉपर्टी के पेपर देके जेनोंग की बेल कराने बोलता है। यहाँ चंपू सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। जैसे पिला ने कहा था वैसे उसे उस आदमी की तलाश है जो उसे तनाका के कातिल तक ले जाएगा। तो दूसरी ओर केविन लुइस की विला से भागने की कोशिश करता है और विंडो से जंप करते वक्त नीचे से जा रहे चंपू पे गिरता है। चंपू उससे कहता है चलो मुझे कातिल तक ले चलो। केविन के समझ में नहीं आता ये लंगूर क्या बोल रहा है। वो चंपू से कहता है मुझे लुइस के आदमियों से बचाओ, मैं तुम्हें कातिल तक ले जाऊंगा। 4 फुट का चंपू अपने फाइटिंग स्किल से उन आदमियों को मात दे देता है। वो केविन से कहता है अब हम दोनों को एक साथ रहना है। यहाँ यांगड़ू केविन का इंतजार करने लगता है क्योंकि केविन उसे रिसीव करने आने वाला है। इन लोगों के अनाड़ीपन का फायदा कुछ चोर उठाते हैं और उनका सारा सामान लूट के ले जाते हैं। बेचारा यांगड़ू अपने आदमियों के साथ रात तक केविन का इंतजार करते हुए वहीं पे खड़ा रह जाता है। तो दूसरी ओर चंपू केविन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। केविन बड़ी अकलमंदी से उसे चकमा देके यांगड़ू को रिसीव करने पोर्ट पहुंचता है, मगर यांगड़ू तब तक जा चुका होता है। तभी लुइस के आदमी वहां आते हैं। उनसे बचने के लिए केविन एक घोड़ा गाड़ी में छुप जाता है। दूसरे दिन जब वो जाग जाता है तो सामने चंपू को पाता है। चंपू उसे अपने कबीले लेके आया है। वहाँ की एक चिकनी चमेली पे केविन का दिल आता है। चंपू केविन से कहता है अगर वो तनाका के कातिल को ढूंढेगा तो वो उसकी शादी इस चिकनी से करा के देगा। केविन तैयार होता है। अब चंपू केविन से कहता है दरअसल मैं एक चाइनीज हूँ, मेरे माँ बाप की मेरे सामने मौत हुई। चंपू के पिता रेलवे मजदूर थे। रेलवे ट्रैक बिछाते वक्त डायनामाइट के ब्लास्ट में उनकी मौत हुई। तभी तनाका उसका सहारा बना। वो उसे अपने कबीले लेके आया, उसे सब तरह की शिक्षा दी। तो चंपू अपने पिता समान तनाका के कातिल को ढूंढना चाहता है। केविन उसे प्रॉमिस करता है वो जरूर कातिल को ढूंढेंगे। अब केविन चंपू को लुइस से मिलवाता है। वो लुइस से कहता है तहकीकात में ये मेरा पार्टनर रहेगा, ये तनाका का लड़का है। वहाँ लूटा हुआ यांगड़ू भी आया है। केविन उसे सॉरी कहता है। यांगड़ू कहता है अगर लुइस नहीं होता तो हमारे खाने पीने के वांदे थे। तभी जेनोंग भी बेल पे रिहा होके वहाँ आता है। जेनोंग के साथ उसका खास दोस्त शिलोंग भी है जो चाइना में वांटेड है। तो अब यांगड़ू के लोग शिलोंग को अरेस्ट करने जाते हैं। लुइस यांगड़ू को धमकी देता है कि इस शहर में वो शिलोंग का बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो यांगड़ू भी शिलोंग को धमकी देता है कि वो जाते वक्त उसे अपने साथ अरेस्ट करके ले जाएगा। तभी लुइस की विला को मार्टिन के लोग घेर लेते हैं। मार्टिन एक अंग्रेज है और गन्स का सप्लायर भी। मार्टिन बताता है जेनोंग ने उसकी गन्स चुराई है जो उसे वापस चाहिए। लुइस मार्टिन को प्रॉमिस करता है कि अगर ये बात सच निकली तो वो उसे उसकी सारी गन्स वापस करेगा। तो यहाँ केविन जेनोंग से केस की तहकीकात शुरू करता है, मगर उस रात थिएटर से निकलने के बाद वो कहाँ गया था ये जेनोंग बताने को तैयार नहीं। चंपू जेनोंग को ही तनाका का कातिल समझ रहा है। तभी गुस्से से वहाँ आते हुए लुइस जेनोंग से पूछता है तुमने मार्टिन की गन्स क्यों चुराई। शिलोंग बताता है 10 अगस्त की उस रात मैं और जेनोंग मार्टिन की गन्स चुराने में बिजी थे। हमने हमारे लोगों के साथ मार्टिन के गोडाउन पे हमला बोल दिया और उनकी गन्स चुराई। जिस वक्त एलिस का मर्डर हुआ उस वक्त तो हम गोडाउन में थे। शिलोंग हांगकांग के क्रांतिकारियों को गन्स सप्लाई करना चाहता है ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। जेनोंग बताता है मार्टिन ने गन्स अमेरिकन्स को हमारे खिलाफ लड़ने के लिए देने वाला था, इसलिए हमने वो चुराई। तो अब सबके समझ में आता है कि जेनोंग ने पुलिस स्टेशन में मुंह क्यों नहीं खोला। लुइस कहता है सबसे पहले तो हमें असली कातिल को ढूंढना होगा। केविन लगे हाथ लुइस से कहता है कि वो उसका अमेरिका का परमानेंट वीजा करा के दे। लुइस तैयार होता है। जेनोंग लुइस से कहता है ये दोनों पपलू क्या कातिल को ढूंढेंगे। लुइस कहता है केविन के पास शार्प दिमाग है तो चंपू के पास कचिना देवी की शक्ति है, वो दोनों जरूर इस केस को सॉल्व करेंगे। लुइस जेनोंग को ताकीद देता है कि वो घर के बाहर ना निकले। शिलोंग को चाइना की क्रांति की पड़ी है। तो लुइस उसे गुस्से से कहता है मैंने बड़ी मुश्किल से इस देश में नाम कमाया है, मैं इन गोरों के बराबर खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने लोगों को इस देश में मान सम्मान दिला के रहूंगा। जेनोंग कहता है हमारे लोग यहाँ भिखारी बने हुए हैं,
जुए खाने चलाते हैं, औरतें बुरे कामों में फंसी हुई है, हमारे लोगों का यहाँ क्या भविष्य है, क्रांति तो यहाँ भी होगी। तो दूसरी ओर केविन और चंपू तहकीकात करने निकलते हैं, मगर शुरू कहाँ से करें। तो केविन को शेरलॉक के पाठ याद आते हैं कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चाइनीज मेडिकल साइंस की तरह होती है, जिसके 4 चरण हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है सांस की गति को सुनना, तीसरा है लक्षण, तो चौथा है नस की जांच। तो अब ये दोनों उस जगह का ऑब्जर्वेशन करते हैं जहां एलिस और तनाका की लाश पाई गई। चंपू बताता है कि तनाका को चाकू से मारना इतना आसान नहीं, किसी ने जरूर पीछे से उस पे हमला किया होगा। चंपू सुन के बताता है कि क्राइम स्पॉट पे सिर्फ तनाका का खून पड़ा है, एलिस का नहीं। केविन समझ जाता है एलिस को किसी और जगह मार के यहाँ फेंका गया। जमीन पे किसी वजनदार आदमी के पैरों के निशान हैं। वहाँ घोड़े की लीद पड़ी हुई होती है। उसे चक के चंपू बताता है यहाँ ऐसे घोड़े की गाड़ी खड़ी थी जिसका घोड़ा बीन्स खाता है, मतलब घोड़ा गाड़ी किसी अमीर आदमी की थी जिसमें से एलिस की लाश को यहाँ लाया गया। उसी वक्त तनाका वहाँ से गुजर रहा होगा, उसने कातिल को वैसे करते हुए देखा तो दूसरे आदमी ने पीछे से हमला करके तनाका का मर्डर किया, यानी किलर एक नहीं 2 है। तो अब वो उस मॉर्ग में जाते हैं जहाँ एलिस की लाश को रखा गया है। वहाँ का मैनेजर पहले तो उन्हें परमिशन नहीं देता, तो ये दोनों FBI का कार्ड दिखाते हैं। FBI यानी फ्यूनरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केविन बताता है ये नई एजेंसी है जो मुर्दों पे हुए अत्याचार की इन्वेस्टिगेशन करती है। कंफ्यूज मैनेजर उन्हें कोर्ट रूम में एंट्री देता है। चंपू पलक झपकते ही एलिस की बॉडी को स्टडी करता है और एलिस को कहाँ कहाँ घाव हुए हैं ये बताता है। एलिस के सर पे हुए घाव से उसकी मौत हुई है, मतलब मौत के पहले एलिस के साथ वायलेंस हुआ था। तो एलिस के नाखूनों में उन्हें किसी के स्किन के टिश्यू मिलते हैं, मतलब कातिल के शरीर पे खरोचने के निशान होंगे। एलिस की मौत 10 अगस्त की रात 9 और 11 के बीच हुई है। उसके कुछ घंटों बाद तनाका का मर्डर हुआ। एलिस को कहीं आसपास ही मारा गया होगा। क्या किलर जैक द रिपर को फॉलो कर रहा है? शायद किलर डॉक्टर है, क्योंकि एलिस का पेट स्कैल्पेल से बड़ी कुशलता से काटा गया है। एलिस के सर पे घाव में उन्हें ओक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। चंपू कहता है शायद डंडे से इसके सर पे हमला किया गया होगा। तो अब ये दोनों उस शख्स की तहकीकात करने का फैसला करते हैं जो एलिस के सबसे करीब था, यानी एलिस का बाप ग्रैंट। ग्रैंट बताता है उसकी लड़की का कोई दुश्मन नहीं था जो उसे इस तरह मारे। ये उस साइको किलर जेनोंग का काम है, क्योंकि चाइनीज अमेरिकन से नफरत करते हैं, वो हमारा देश हड़पना चाहते हैं, तो वो इन दोनों को भगा देता है। अब ये दोनों रात को ग्रैंट के घर में घुसने का फैसला करते हैं। पहले चंपू पेड़ पे चढ़ के अंदर एंट्री करता है और केविन के लिए मेन डोर खोलता है। केविन को वार्डरोब में एलिस का फटा हुआ फ्रॉक मिलता है, तो चंपू दीवार पे लगी एक पुरानी फोटो को देख के बहुत इमोशनल होता है। फोटो अमेरिका में शुरू हुई पहली रेलवे की है। इस फोटो का क्या चक्कर है ये बाद में पता चलता है। घर से निकलते वक्त केविन की नजर सीढ़ियों के खंबे पे जाती है जो ओक लकड़ी से बनी है। अगले दिन पता चलता है जेनोंग घर से भाग गया है। तो अब चंपू कुछ हर्बल चीजें जला के जानने की कोशिश करता है कि जेनोंग कौन सी दिशा में गया होगा। तलाश करते हुए वो ओपेरा थिएटर पहुंचते हैं जहां लुम्फू का मैजिक शो चल रहा है। चंपू अपने सुनने के सेंस से जान जाता है कि जेनोंग आसपास ही कहीं है। वो लुम्फू की रूम में घुस जाते हैं, मगर अंदर जेनोंग नहीं होता। लुम्फू बताता है कि ये भी एक मैजिक है। लुम्फू के शो का वक्त होता है तो वो स्टेज पे चला जाता है। यहाँ ये दोनों कोई आवाज सुन के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ छुपे हुए जेनोंग और शिलोंग उन्हें नजर आते हैं कि तभी यांगडू भी वहाँ पहुंच जाता है। वो शिलोंग को अरेस्ट करने आया है। ऊपर लुम्फू अपने मैजिक शो के एक्ट में एक औरत को वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करने स्टेज पे बुलाता है। वो उस औरत को वार्डरोब में बंद कर देता है। वार्डरोब में ये ट्रिक होती है कि उसे घुमाते ही वो एक लिफ्ट का काम करती है, तो वो औरत नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ ये आपस में लड़ रहे हैं। गलती से यांगडू के आदमी लिफ्ट में फंस के ऊपर स्टेज पे पहुंच जाते हैं और वार्डरोब से बाहर निकलते हैं। लुम्फू उन्हें देख के शॉक होता है, मगर लोग उसे मैजिक समझते हैं। अब फिर से उन दोनों को वार्डरोब में बंद करके नीचे भेज दिया जाता है। नीचे ये लोग यांगडू की धुलाई कर रहे हैं। हाथापाई में अब केविन, चंपू, यांगडू, जेनोंग वार्डरोब की लिफ्ट में फंस के ऊपर चले जाते हैं। वार्डरोब में इन लोगों को देख के अब लुम्फू भी चकरा जाता है, तो लोग इसे भी मैजिक ही समझते हैं। अब फिर से वार्डरोब को घुमाया जाता है और इस बार वो औरत बाहर आती है। लोग लुम्फू के मैजिक को देख के खुश होते हैं। यहाँ पता चलता है कि जेनोंग ने मार्टिन से चुराई हुई गन्स को ओपेरा थिएटर में छुपा के रखा है। केविन जेनोंग से कहता है कि वो जान चुका है एलिस और जेनोंग एक दूसरे से प्यार करते थे। एलिस भी लंदन में उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ जेनोंग पढ़ा करता था। जिस दिन सुबह पुलिस ने जेनोंग को पोर्ट पे पकड़ा तो वो एलिस का ही इंतजार कर रहा था। दोनों भागने वाले थे। जेनोंग बताता है कि उसकी और एलिस की मुलाकात लंदन में हुई। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। मुलाकातें बढ़ती गई।
दोनों करीब आते गए, मगर दोनों जानते थे उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेनोंग चाइनीज है तो एलिस अमेरिकन। चंपू पूछता है, ये सब बातें तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? जेनोंग कहता है, एलिस की मौत के बाद मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। जेनोंग बताता है कि एलिस के मर्डर के 2 दिन पहले उसकी नौकरानी अमेंडा एलिस का लेटर लेके मेरे पास आई। लेटर में एलिस ने लिखा था कि वो जेनोंग को पर्सनली मिलके कुछ बात कहना चाहती है, तो वो 11 तारीख की सुबह पोर्ट पे उसका इंतजार करेगी। उसने जेनोंग के साथ देश छोड़ने का फैसला किया था। जेनोंग बताता है कि रात को मार्टिन की गन्स चुराने के बाद मैं 6 बजे पोर्ट पहुंचा, मगर एलिस के बदले पुलिस आई। जेनोंग केविन से कहता है, अमेंडा को ढूंढो, वो जानती है असली कातिल कौन है। ये गन्स शिलोंग के साथ हांगकांग भेजना जरूरी है। केविन उससे पूछता है, चाइना में हो रही क्रांति की तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? जेनोंग कहता है, पूरी दुनिया में चाइनीज लोगों का अपमान हो रहा है, हमें कम समझा जा रहा है। इसी वजह से मेरी और एलिस की शादी नहीं हुई। हमारे लोगों को आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ये क्रांति हमारी आशा है। जेनोंग केविन और चंपू से कहता है, किसी भी तरह एलिस के कातिल को ढूंढो। दूसरी ओर यांगडू मार्टिन से जाके हाथ मिलाता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो मार्टिन से कहता है कि वो जान चुका है उसकी गन्स कहाँ छुपा के रखी है। दूसरे दिन पुलिस जेनोंग की तलाश करते हुए लुइस के घर पहुंचती है। केविन पुलिस चीफ हेनरी से कहता है कि अगर अमेंडा का पता चला तो सारे राज खुल जाएंगे, मगर अमेंडा लापता है। हेनरी बताता है कि शाओमी नाम के एक डॉक्टर की उसकी डिस्पेंसरी में हत्या हुई है। उसे भी उसी तरह मारा गया है जिस तरह एलिस को मारा गया था। पुलिस को शक है कि ये मर्डर भी जेनोंग ने किया है। केविन पूछता है कि जेनोंग एक डॉक्टर का मर्डर क्यों करेगा, मगर अब अमेरिकन्स का चाइनीज लोगों पे से विश्वास उड़ चुका है, तो जेनोंग की गिरफ्तारी यही एक रास्ता रह गया है। लुइस अपने आदमी से कहता है कि वो जेनोंग का अमेरिका से भागने का इंतजाम करे। लुइस उसे हांगकांग भेजना चाहता है। या केविन और चंपू तहकीकात करने उस शाओमी के घर जाते हैं। हालांकि शाओमी को एलिस की तरह ही मारा गया है, फिर भी चंपू पहचान जाता है कि इस बार पेट उस कुशलता से काटा नहीं गया जिस तरह एलिस का काटा गया था। मतलब साफ है, शाओमी का मर्डर किसी और ने किया है। शाओमी के बाप से उन्हें एक राज की बात पता चलती है, जो बाद में हमारे सामने आती है। अब न्यूज़पेपर में इस जैक द रिपर की न्यूज चलने लगती है। लुंगफू चाइना जाने की तैयारी करता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे के साथ कहता है कि ये किलर चाइनीज नहीं है। तभी वहाँ पे जेनोंग आता है, तो पुलिस उसे पकड़ने भागती है। थिएटर के बाहर केविन और चंपू मार्टिन की गन्स को एक घोड़ा गाड़ी पे लाद के वहाँ से भागते हैं, तो मार्टिन के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। मार्टिन चंपू पे गोली चलाता है। घोड़ा गाड़ी पलट जाती है। उस पर लादी गई पेटियों में गन्स नहीं होती। मार्टिन को बेवकूफ बना के शिलोंग ने लुंगफू के सामान के जरिए गन्स बाहर निकाली थी। चंपू को मरा हुआ समझ के केविन रोने लगता है, मगर गोली चंपू को नहीं बल्कि उसके गले में लटक रहे लॉकेट को लगी थी। यहाँ जेनोंग को मार्टिन के लोग घेर लेते हैं। जेनोंग का बॉडीगार्ड अपनी जान पे खेल के जेनोंग को बचाता है। तभी लुइस के आदमी वहाँ पहुँचते हैं। लुइस का खास आदमी जेनोंग से कहता है कि उसका बोट से जाने का इंतजाम कर दिया गया है, मगर जेनोंग अपने सर पे गन टिका के उन्हें धमकी देता है कि पहले उसे एक जरूरी काम करना है। वो बोट का टिकट लेके वहाँ से चला जाता है। गन्स का ठिकाना जानने के लिए मार्टिन शिलोंग को टॉर्चर करने लगता है, मगर शिलोंग मुंह नहीं खोलता। केविन, चंपू और शिलोंग को एक कोठड़ी में रखा गया है। चंपू अपनी जादुई शक्ति से जान लेता है कि अगले दिन वो आजाद होंगे। दूसरे दिन केविन, चंपू और शिलोंग को एक बड़े गड्ढे में जिंदा गाड़ने का प्रोग्राम होता है। तभी मार्टिन का एक आदमी आके न्यूज देता है कि अंग्रेजों ने बीजिंग पे कब्जा किया है। तो यांगडू का आदमी आके उसे न्यूज देता है कि अंग्रेजों ने उसकी महारानी को कब्जे में लिया है। बीजिंग में अंग्रेजों ने लूटपाट और औरतों पे दुराचार करना शुरू किया है। मार्टिन, जो एक अंग्रेज है, वो अपने साथियों से कहता है कि चलो चाइना जाके इनकी औरतों के साथ मजे करते हैं। केविन यांगडू से कहता है, तुम जिनका साथ दे रहे हो वो तुम्हारी औरतों के साथ दुराचार करने की बातें कर रहे हैं, जिससे यांगडू और उसके आदमियों को पछतावा होता है। वो मार्टिन के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। काफी खून खराबे के बाद यांगडू और मार्टिन के साथ उनके सभी आदमी मारे जाते हैं। तभी वहाँ पे चंपू के कबीले वाले आते हैं और इन लोगों को छुड़ाते हैं। दरअसल चंपू ने अपने एक छोटे जासूस के जरिए कबीले तक अपनी गिरफ्तारी की खबर पहले ही पहुंचाई थी, इसलिए वो इन्हें बचाने आ पाए। मरता हुआ यांगडू शिलोंग से कहता है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़े। यहाँ लुइस अपनी फैक्ट्री पहुंचता है, जहाँ पुलिस उसका इंतजार कर रही है। फैक्ट्री के अंदर अमेंडा की लाश पड़ी है। उसे भी शाओमी की तरह ही मारा गया है। तो पास ही जमीन पे जेनोंग की लाश पड़ी है। हेनरी बताता है सुबह उन्हें खबर लगी कि जेनोंग लुइस की फैक्ट्री में है, तो पुलिस ने फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर जेनोंग हुडी वाला ओवरकोट पहन के खड़ा था, तो उसके सामने टेबल पे अमेंडा की लाश पड़ी थी। हमने उसे हमारे हवाले होने कहा, तो उसने भागने की कोशिश की। ग्रांट ने उस पे गोली चलाई। जेनोंग पुल में गिरा
और उसकी लाश पानी में तैरने लगी। हेनरी बताता है, हम सब लोगों ने देखा, जेनोंग ही जैक रिपर है। ग्रैंट लुइस से कहता है, आखिर तुम्हारे लड़के को उसके पापों की सजा मिली गई, अब तुम लोग भी चाइना टाउन छोड़ के चले जाओ। दूसरे दिन सभी चाइनीज लोगों को फैक्ट्री से निकाला जाता है। लुइस के घर को भी जब्त किया जाता है। चाइनीज लोगों के शॉप्स की तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें जलाया जाता है। ग्रांट उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ता है। लुइस का आदमी केविन को अमेरिका का परमानेंट रेसिडेंस वीजा देता है, क्योंकि कभी केविन के दादाजी अमेरिका में डॉक्टर थे। चंपू का दिल मानने को तैयार नहीं कि जेनोंग असली कातिल है। शिलोंग उससे कहता है, कल पार्लियामेंट में चाइनीज लोगों के खिलाफ बिल पास किया जाएगा, जिससे सभी चाइनीज लोगों को चाइना लौटना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। चंपू कहता है, हमारे पुरखों ने यहाँ पे खून बहाया है, मेरे पिता ने अपनी जान दी है। अगर इस देश से जाना भी है तो सम्मान के साथ जाएंगे, सर पे खूनी होने का कलंक लेके नहीं जाएंगे, वरना इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि चाइनीज खूनी है, गद्दार है। तो चंपू फैसला करता है कि वो असली कातिल को ढूंढ के रहेगा। लुइस के घर के बाहर खड़े चाइना टाउन के लोग भी यही कहते हैं कि जेनोंग नेक दिल इंसान था, हमेशा गरीबों की मदद करता था, वो कातिल हो ही नहीं सकता। तो अब केविन भी फैसला करता है कि वो 24 घंटे के भीतर असली कातिल को लोगों के सामने लाएगा। तो अब केविन और चंपू अमेंडा के घर पहुंचते हैं। चंपू कहता है, जिसने शाओमी को मारा है उसी ने अमेंडा को मारा है। तभी केविन को वहाँ कुछ मेडिसिन के हब्स मिलते हैं जो प्रेग्नेंट औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर अमेंडा तो प्रेग्नेंट नहीं थी। तहकीकात का उसूल है, पहला मर्डर हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तभी केविन को याद आता है कि एलिस के पेट से उसका गर्भाशय निकाला गया था। बाद में हुए शाओमी और अमेंडा के मर्डर गुमराह करने के लिए उसी स्टाइल में किए गए होंगे। तो अब ये दोनों एलिस के घर पहुंचते हैं। टूटा हुआ रेलिंग सब कहानी बताता है। अब दोनों फैक्ट्री पहुंचते हैं तो शिलोंग भी वहां पहुंचता है। लुंगफू ने उसे बताया था कि जेनोंग को किसी ट्रिक से फंसाया गया है, तो वो भी अपने मरहूम दोस्त के माथे से किलर होने का कलंक मिटाना चाहता है। शिलोंग बताता है, किलर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। ग्रैंड ने उसकी तरफ गोली चलाई, मगर वो उस आदमी को नहीं लगी। उस आदमी ने पुल में जंप किया। अंदर जाते ही उसने अपनी जगह पहले से छुपा के रखी जेनोंग की लाश ऊपर छोड़ी और वो गायब हो गया। पुल के नीचे चंपू को भागने का रास्ता दिखाई देता है जो पासी के टैंक से बाहर निकलता है। पानी में चंपू को एक बैज मिलता है जिस पर ग्रैंड की पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है और पीछे टीएल लिखा होता है। अब वो जेनोंग की लाश को एग्जामिन करते हैं तो उन्हें कुछ सुराग मिलता है। अगले दिन शहर के चौराहे पे पुलिस कॉन्फ्रेंस लेती है जहां काफी लोग जमा हुए हैं। हेनरी सबसे कहता है, जेनोंग को 4 मर्डर के जुर्म में कातिल करार दिया गया है। तभी केविन और चंपू वहां पहुंचते हैं। केविन हेनरी से कहता है कि उनके हाथों कुछ नए सबूत लगे हैं जो वो पेश करना चाहते हैं। तो अब वो जेनोंग की डेड बॉडी को वहां लाते हैं। लोग भी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो हेनरी केविन को परमिशन देता है। चंपू बताता है कि 10 अगस्त की रात किलर ने एलिस की डेड बॉडी को चाइना टाउन की गली में फेंक दिया। उसके पास ही तनाका की लाश मिली। ऑटोप्सी से पता चला किलर ऑपरेशन का जानकार है। 15 अगस्त को शाओमी नाम के एक डॉक्टर की लाश उसी के डिस्पेंसरी में मिली। उसे भी एलिस की तरह ही मारा गया था, मगर इस बार किलर का काम उतना परफेक्ट नहीं था। 17 अगस्त को अमेंडा की लाश मिली, उसकी भी वही हालत थी। इसका मतलब है किलर 2 है, एक एलिस का तो दूसरा शाओमी और अमेंडा का। शिलोंग बताता है कि 10 अगस्त की रात जेनोंग उसके साथ था। एक रिपोर्टर कहती है, मगर अमेंडा के मर्डर के वक्त तो उसे रेड हैंडेड पकड़ा गया था। केविन बताता है, पुलिस जब फैक्ट्री पहुंची तो किलर अमेंडा की लाश के पास खड़ा था, मगर उसका चेहरा ढका हुआ था। हेनरी कहता है, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, ग्रैंड ने उस पे गोली चलाई। केविन कहता है, जेनोंग की बॉडी पहले से ही पुल में छुपा के रखी थी। जब असली किलर पानी में गिरा तो उसने जेनोंग की डेड बॉडी को ऊपर छोड़ दिया और खुद नीचे के खुफिया रास्ते से टैंक में पहुंच गया। चंपू बताता है, हमें पुल में एक बैज मिला जिसके पीछे टोनी लॉसन के इनिशियल्स है, जो ग्रैंड का खास आदमी है। अब केविन ग्रैंड से उसकी गन मांगता है। उस गन से एक पीक पे 2 गोलियां चलाई जाती है, एक करीब से तो दूसरी कुछ दूरी से। केविन गोलियों से बने निशान दिखा के बताता है, जेनोंग की मौत करीब से चली हुई गोली से हुई है, मगर ग्रैंड ने तो किलर पे दूर से गन चलाई थी। ऑटोप्सी से पता चला है कि जेनोंग को गोली चलाने के बाद फ्रीजर रूम में रखा गया था, जहाँ ठंड से उसकी मौत हुई, ना कि गोली से। चंपू बताता है, ऐसा फ्रीजर रूम ग्रैंड के तहखाने में है। और सबसे बड़ी बात यह है, ग्रैंड एक डॉक्टर भी है जो आर्मी में सोल्जर्स का ऑपरेशन किया करता था। एलिस का पेट उसके बाप ग्रैंड ने ही काटा है। केविन बताता है, ग्रैंड मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। उसका मेन एजेंडा चाइनीज लोगों के खिलाफ अमेरिकन लोगों को भड़काना यही है। यही नारे देके वो वोट जमा कर रहा है। यूनियन लीडर टोनी उसे सपोर्ट कर रहा है। ग्रैंड की बदकिस्मती से उसकी लड़की का बॉयफ्रेंड एक चाइनीज यानी जेनोंग निकला।
अब शिलोंग सामने खड़े लोगों को एलिस का वो लेटर दिखाता है जिसमें उसने जेनोंग के साथ भागने की बात लिखी होती है। तो केविन उन्हें एलिस और जेनोंग की बोट की टिकट्स दिखाता है जिससे वो 11 तारीख की सुबह ये देश छोड़ के भागने वाले थे। जैक रिपर नाम तो लोगों को गुमराह करने के लिए सामने लाया गया। केविन बताता है शाओमी एलिस की डॉक्टर थी, उसी की डिस्पेंसरी में जेनोंग और एलिस मिला करते थे। ये बात हमें शाओमी के बाप से पता चली। उन्हें टोनी ने देखा और ग्रैंड को इन्फॉर्म किया। ग्रैंड जेनोंग को मारने वहां पहुंचा। एलिस को इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो जेनोंग से प्रेग्नेंट थी। 11 तारीख की सुबह इस बात को लेकर ग्रैंड और एलिस के बीच झगड़ा हुआ। एलिस ने जेनोंग के साथ भाग जाने का फैसला किया था। वो जाने निकली ही थी कि ग्रैंड ने उसे ऊपर से नीचे पुश किया। नीचे रेलिंग के खंबे से उसका सर टकराया और वहीं पे उसकी मौत हुई। उस रेलिंग की लकड़ी का टुकड़ा एलिस के सर के घाव में हमें मिला। हमें एलिस की नाखूनों में स्किन टिश्यू भी मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो ग्रैंड के ही है। ग्रैंड अपने हाथ की जख्म दिखाने को तैयार नहीं होता। केविन उससे कहता है तुमने जैक रिपर होने का इल्जाम एक चाइनीज पे इसलिए डाल दिया ताकि उसका इशू बना के तुम इलेक्शन में वोट हासिल कर सको। ऊपर से एलिस के प्रेगनेंसी की बात छुपाने के लिए तुमने उसके पेट से उसके गर्भ के साथ बाकी ऑर्गन्स भी निकाले। बेचारा जेनोंग आखिर तक जान नहीं पाया कि एलिस उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ग्रैंड बताता है जेनोंग ये बात जानता था। 2 दिन पहले वो मुझसे जवाब मांगने आया। वो जान गया था एलिस का मर्डर मैंने किया है, मगर मैंने उसे ही एलिस की मौत का जिम्मेदार ठहराया। मैंने उससे कहा मैं मेरी बेटी की मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर उसके पेट में किसी चाइनीज का बच्चा नहीं। वो सुन के वो मुझ पे झपट पड़ा। मैंने उसके पीठ पे गोली चलाई और उसे फ्रीजर में फेंक दिया। एलिस की मौत एक एक्सीडेंट थी। मैं उसे रोकने गया और वो नीचे गिर गई। मैंने उसके प्रेगनेंसी की बात छुपाने के लिए उसके पेट से ऑर्गन निकाले और उसे चाइना टाउन में फेंक दिया, मगर वहां से गुजरते तनाका ने मुझे देखा तो टोनी ने उसे मार दिया। शाओमी और अमेंडा एलिस के प्रेगनेंसी के बारे में जानती थी, तो मैंने शाओमी और अमेंडा को टोनी के जरिए मार दिया। इन सभी मर्डर में हमने जेनोंग को फंसाने का सोचा। कल फैक्ट्री में मैंने प्लान के हिसाब से टोनी की तरफ ब्लैंक फायरिंग की। टोनी ने पुल में रखी जेनोंग की लाश को ऊपर छोड़ दिया। सभी यही समझे जेनोंग कातिल है। अब ग्रैंट अपने मुंह में गन फायर करके सुसाइड करता है। यहाँ ये पता चलता है हेनरी ने विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट और एविडेंस केविन को दिए थे क्योंकि वो चाहता था कि असली कातिल पकड़ा जाए। यहाँ लुइस पार्लियामेंट पहुंचता है। पार्लियामेंट्स के काफी मेंबर्स ने पहले से ही मन बना लिया है कि चाइनीज किलर मेंटेलिटी के है, उन्हें इस देश में नहीं रखना चाहिए। तो अब चाइनीज लोगों के खिलाफ बिल पास करने के लिए वोटिंग लेने का फैसला लिया जाता है, मगर चाइनीज लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते लुइस को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। एक सेनेटर लुइस से कहता है तुम चाइनीज लोग जानवरों के ऑर्गन्स खाते हो जिससे बीमारी फैलती है। लुइस कहता है अमेरिकन और यूरोपियंस भी तो जानवर खाते हैं, तो क्या उनसे बीमारी नहीं फैलती। दूसरा सेनेटर लुइस से कहता है तुम चाइना से वर्कर बुला के उन्हें अपनी फैक्ट्री में जमा कर रहे हो, ये अमेरिकन कानून के खिलाफ है। लुइस कहता है चाइनीज वर्कर्स को तो सबसे पहले अंग्रेज यहाँ लेके आए। तीसरा सेनेटर लुइस पे आरोप लगाता है कि वो यहाँ गैंग चलाता है। लुइस कहता है पुलिस चाइनीज लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे रही जो मैं उन्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैंगस्टर हूँ। अमेरिका में रेलवे ट्रैक्स बिछाने में चाइनीज लोगों ने अपना पसीना बहाया है। उस वक्त हुए एक्सीडेंट में न जाने हमारे कितने लोग मारे गए। अब वो पार्लियामेंट में एक पुरानी फोटो पेश करता है। वो वहाँ जमा हुए सभी सेनेटर से कहता है अमेरिका में जब पहली ट्रेन चली तब ये फोटो ली गई थी, मगर इस फोटो में एक भी चाइनीज नहीं। जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी जान दी वही इस फोटो में नहीं। इस पार्लियामेंट का फर्नीचर तक चाइनीज लोगों ने बनाया है। हमने हमारी पूरी उम्र इस देश को दी है, उसके बदले हमें क्या मिला? सिर्फ नफरत। हम मजदूर हैं, मगर मजदूरों के बगैर दुनिया में कुछ नहीं बन सकता। वैसे तो अमेरिकन भी इस मिट्टी से बिलोंग नहीं करते, वो तो ब्रिटेन से आए थे। तो हम में और तुम में क्या फर्क है? पार्लियामेंट के ज्यादातर सेनेटर लुइस के फेवर में वोट करते हैं। एंटी चाइनीज बिल को रद्द किया जाता है, मगर लुइस की प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। वो सुन के केविन अपने परमानेंट वीजा को फाड़ देता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का थॉमस सैन फ्रांसिस्को का मेयर बन जाता है। जीत को वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमें थॉमस के घर में लगाया वो बुद्ध का पुतला दिखाई देता है। तभी थॉमस को मिलने लुइस आता है। लुइस थॉमस से कहता है हम लोगों को इस्तेमाल करके तुमने मेयर की सीट हासिल की है। जैक रिपर के नाम से न्यूज़पेपर कंपनी को लेटर लिख के तुम्ही ने लोगों के दिल में डर बिठा दिया। ग्रैंड के खिलाफ के सारे सबूत हेनरी के जरिए तुम्ही ने केविन को दिए। थॉमस कहता है ये पॉलिटिक्स है। दरअसल एलिस की मौत मेरे सामने ही हुई। उसे चाइना टाउन फेंकने की सलाह मैंने ही ग्रैंड को दी थी। तुम्हारी फैक्ट्री की जगह मुझे चाहिए थी। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मैंने एक तीर में 2 शिकार किए।
तुमने खुद तुम्हारी फैक्ट्री के पेपर्स मेरे हवाले किए हैं। पावर दुनिया को कंट्रोल करती है और पावर को पैसा कंट्रोल करता है। लुइस थॉमस से कहता है, जो लोग ऊंचे उड़ते हैं वो जल्दी जमीन पे गिरते हैं। थॉमस को लुइस की जमीन के नीचे तेल का भंडार मिलता है, जिसके मजदूर भी चाइनीज ही होते हैं। लुइस अमेरिका छोड़ के चाइना जाने निकलता है। वो केविन को अमेरिका का वीजा देके कहता है, इमोशनल मत बनो, इस देश से सीखने लायक बहुत है। डायनामाइट ब्लास्ट में मारे गए चंपू के फादर लुइस के बड़े भाई थे। चंपू को देखते ही लुइस पहचान गया था, वो उसके भाई का बेटा है। वो इन दोनों को अलविदा करके चला जाता है। केविन चंपू को अपना पार्टनर बना के डिटेक्टिव एजेंसी खोलता है। चाइना लौट रहा लुंगफू दोनों की फोटो क्लिक करता है। वो दोनों से कहता है, तुम्हारे चाइना के वंशज इस फोटो से तुम्हें पहचानेंगे। शिलोंग भी क्रांति की लड़ाई लड़ने चाइना लौटने जाता है, तो लुंगफू उससे कहता है, अमेरिका को मेरे जैसे मैजिशियन की जरूरत नहीं, ये देश खुद ही में एक मैजिक है। अब 2025 का ईयर आता है। केविन और चंपू किसी सुराग की खोज में ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचते हैं, जहां बुद्ध के पुतले के साथ हमें उनका वो 125 साल पुराना फोटो दिखाई देता है, जो इनके खानदान के पहले डिटेक्टिव थे। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।